तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा, गिव समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हालांकि सीबीएसई में इस तरह से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड की बात हो तो वहां पर समरी जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई में कुछ जो है ना वो ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर मामलों में। लेकिन फिर भी सारे के सारे क्वेश्चंस ये तुम कह सकते हो कि मदर क्वेश्चन है, ये है ना, ये बॉडी है, इसी के ऊपर कुछ नया फ्रेम होगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से लिंक होंगे। तो हम लोग सबसे पहले समरी को देखते हैं। तो समरी में हम लोग क्या लिखते हैं? समरी में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले ये पोएम किनका है ना, और एक लाइन हम लोग ये लिखते हैं कि पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है ना, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पोएम इन शॉर्ट कहना क्या चाहता है। थोड़ा सा इंट्रो बोल सकते हो, है ना, इंट्रोडक्शन टाइप का। जैसे पहला लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो shows how a small moment in nature can completely change someone's mood। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, यही है ना इसका सेंट्रल थीम, कि एक छोटा सा मोमेंट जो है नेचर का वो कैसे किसी व्यक्ति के पूरे मूड को जो है वो चेंज कर सकता है, कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो ये इसका सेंट्रल मतलब आइडिया है। तो यहाँ से हम लोग जो है समरी लिखना शुरू करते हैं कि ये किनका पोएम है, और इस पोएम में बेसिकली अगर एक लाइन हम लोग लिखें तो क्या हो रहा है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो एट द स्टार्ट द पोएट इज फीलिंग सैड एंड होपलेस, है ना। कविता की शुरुआत में कवि गहरी उदासी और निराशा में डूबा हुआ है। आप लोगों के लिए ये बहुत यूनिक है, इस तरह से कोई बताता नहीं है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें साथ साथ मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रहा हूँ, ताकि आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सको, है ना। तो समझने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस करना है बार बार कि हम इसको यहाँ से समझ के और बार बार इसको लिखना है, अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करनी है, ताकि हमें वहां पर फिर सोचना नहीं पड़े बहुत ज्यादा। तो एट द स्टार्ट द पोएट इज फीलिंग सैड एंड होपलेस। तो कविता की शुरुआत में कवि कैसा था? गहरी उदासी और निराशा में डूबा हुआ था। और सीन जो है बेटा वो कौन से मौसम का सीन है? ये विंटर का, है ना। तो द सीन इज सेट ऑन अ कोल्ड विंटर डे, है ना। सीन जो है वो सेट किया गया है एक कोल्ड विंटर डे पर, विथ अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। और सीन में क्या है? एक कौवा बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पर। अब ये दोनों जो हैं, बोथ द क्रो एंड द ट्री यूजुअली स्टैंड फॉर नेगेटिव थिंग्स लाइक सैडनेस एंड डेंजर। अब हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस होता है, मैंने बताया था आपको, और कौवा जो है वो बैड ओमेन माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है ना। टोटल नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है, डेथ का भी सिंबल माना जाता है, बुरी चीजों का प्रतीक माना जाता है। तो ये दोनों ही चीजें जो है, बोथ द क्रो एंड द ट्री यूजुअली स्टैंड फॉर नेगेटिव थिंग्स लाइक सैडनेस, है ना, उदासी और खतरा, जोखिम से जुड़ा हुआ है। मैचिंग द पोएट्स बैड मूड। अब कौवा को और हेमलॉक ट्री को, मतलब पोएट जो है कहीं किसी दूसरे ट्री के नीचे भी बैठ सकता था, आखिर इसकी इमेजरी क्यों यूज की गई है यहाँ पर? प्रत्युष, हेमलॉक ट्री को क्यों लिया गया है यहाँ पे? नेगेटिव थिंग के लिए करता है स्टैंड। हाँ, मतलब जब यहाँ पे पोएट जो है ना वो एक निगेटिव मूड में है ना, पोएट जो है वो पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है, यहाँ डार्कनेस का सेंस है। तो ये चीजें क्या होती है ना, सीन को और उसी तरह का बनाती है ना। जिस तरह का भाव है कविता का, उस तरह का जो है सीन यहाँ क्रिएट किया गया है, पोएट के मूड से मैच करता हुआ परिदृश्य है ना, कि कौवा भी है और साथ ही साथ हेमलॉक ट्री भी है। तो दोनों ही चीजें निगेटिव है पोएट के मूड की तरह, पोएट का मूड भी उस समय निगेटिव है, ये मैच कर रहा है पोएट के बैड मूड के साथ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो यह दर्शाती है कि प्रकृति में घटने वाला एक साधारण सा क्षण भी किसी के मनोदशा को पूरी तरह बदल सकता है। कविता की शुरुआत में कवि गहरी उदासी और निराशा में डूबा हुआ है। दृश्य जो है एक ठिठुरती सर्दी के दिन का है, जहां एक कौवा एक हेमलॉक के पेड़ के शाखा पर बैठा हुआ है। कौवा और हेमलॉक का पेड़ दोनों ही आमतौर पर दुख, निराशा और भय के प्रतीक माने जाते हैं, जो कवि की उस समय की दुख भरी भावनाओं के अनुरूप हैं। तो ये हो गया हमारा समरी का पहला पैराग्राफ। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बट देन समथिंग स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड हैपन, है ना। कुछ बहुत ही छोटा और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। क्या होता है आरुषि? स्नो गिरता है तो वो खुश हो जाता है उसके बॉडी पे। तो स्नो कैसे गिरता है? जब कौवा अपना पंख फड़फड़ाता है। कौवा जब उड़ना चाहता है ना, तो उड़ने के लिए वो नीचे प्रेस करेगा, है ना। उसके पैर जो है वो नीचे प्रेस करेंगे डाली को, और डाली के साथ जो बर्फ लगी होगी वो डाली हिलने से नीचे गिरेगी, है ना। तो द क्रो शेक्स द ट्री, एकाएक कौवे ने ट्री को शेक मतलब हिलाया, एंड
सम स्नो फॉल्स डाउन ऑन द पोएट, और कुछ बर्फ जो है, स्नो जो है, वो पोएट पर गिर जाती है। दिस टाइनी स्प्रिंकल ऑफ स्नो, अब ये टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, और स्प्रिंकल मतलब फुहार है ना, छिड़काव। तो ये जो छोटा सा मतलब छिड़काव है, नन्ही नन्ही बर्फ की फुहार जो गिरती है, कॉल्ड द डस्ट ऑफ स्नो, इसलिए इसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। ये क्या करता है, उसको छूता है, टचेज हिम एंड इमीडिएटली लिफ्ट्स हिज मूड, और एकाएक उसका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है ना, वो उसका मूड अच्छा हो जाता है। इवन दाउ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सीम डार्क एंड ग्लूमी, तो यहां तक कि कौवा और हेमलॉक ट्री जो है वो डार्क और ग्लूमी फील होते हैं, दे एंड अप बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों ही निगेटिव हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव कर जाते हैं, है ना, ये बात, दोनों ही निगेटिव हैं लेकिन दोनों एक सुखद परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। तो यहां पर हुआ क्या, लेकिन तभी एक छोटी सी और अनअपेक्षित घटना घटती है ना, अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, मतलब स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब छोटी सी और अनअपेक्षित घटना घटती है। कौवा जो है पेड़ को झकझोरता है और नन्ही नन्ही बर्फ की फुहारें कभी पर झड़ने लगती हैं या गिरने लगती हैं। इन बर्फ के महीन कणों को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है पोएम में, जो कवि को छूते ही उसका मन हल्का और प्रसन्न कर देते हैं। यहाँ पर जो इमीडिएटली लिफ्ट हिज मूड लिखा हुआ है, तो मूड को लिफ्ट करने का मतलब मन को हल्का कर देना, है ना। अब मूड को लिफ्ट करने का मतलब उठा देना थोड़ा ही होगा, लिफ्ट का क्या मतलब होता है, हल्का कर देना। हाँ देखो, लिफ्ट का जो जनरल सेंस है ना, लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो कमाल का लैंग्वेज है, एक ही वर्ड के इतने सारे मतलब होते हैं और कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका मतलब जो है ना वो चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पर मूड को लिफ्ट करने का मतलब है कि मन को हल्का कर देना। तो भले ही कौवा और हेमलॉक का पेड़ जो है, भले ही कौवा और हेमलॉक का पेड़ उदासी और अंधकार का प्रतीक लगते हैं, अंधकार हमने लिखा है यहाँ पे सीम डार्क एंड ग्लूमी, है ना, तो ग्लूमी जो हुआ बेटा वो उदासी हुई और डार्क जो हुआ वो अंधकार हुआ। तो कौवा और हेमलॉक का पेड़ जो है वो उदासी और अंधकार का प्रतीक लगते हैं देखने में ही, फिर भी वे एक सुखद परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। तो मैंने कहा था कि संसार में बिल्कुल निगेटिव जो है ना वो कुछ नहीं है, और एक हमारा जो है ना वो विजन होता है कि हम किसी चीज के ब्राइट मतलब उसके अच्छे एक्सपेक्ट को देखते हैं या उसके डार्क साइड को देखते हैं, हमें हमेशा चीजों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें निगेटिव हैं, लेकिन तमाम रूप से निगेटिव कुछ नहीं होता है, इसलिए इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी जो है यहाँ पर कौवे के उस एक्शन से सामने आती है, जो एक्शन कवि को उसकी उदासी से बाहर निकाल लेता है ना। अब चलते हैं आगे, तो ये है फाइनल स्टेंजा, फाइनल पैराग्राफ। द पोएट रियलाइजेस दैट स्मॉल इवेंट्स इवन वंस दैट सीम्स अनइम्पोर्टेंट, पोएट ये रियलाइज करते हैं कि बहुत छोटे से इवेंट है ना, हालांकि वो महसूस होता है कि वो बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, उनका कोई महत्व नहीं है ना, छोटी सी चीजें हैं, वो रिकॉग्नाइज करने लायक चीजें नहीं है, लेकिन पोएट ये रियलाइज करते हैं कि ऐसी चीजें भी जो होती हैं कैन मेक अ बिग डिफरेंस, है ना, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, एक बड़ा चेंज ला सकती हैं। हिज सैडनेस फेड्स एंड ही फील्स मोर होपफुल, तो यहाँ पर जो उसका सैडनेस था वो फेड कर जाता है, फेड कर जाता है मतलब क्या हो जाता है अंजलि, फेड करने का मतलब हो अंजलि, सर नहीं पता। फेड, फेड मतलब होता है किसी चीज का धुंधला होना, हल्का होना, जैसे रंग भी फेड हो जाता है, कपड़े का रंग बोला जाता है कि पुराने होने के साथ साथ कपड़े का रंग उड़ गया, फेड हो गया, तो उसकी सैडनेस जो है ना वो उड़ गई, हल्की हो गई, धुंधली हो गई, है ना, फीकी हो गई सैडनेस, मतलब कम हो गई सैडनेस। एंड ही फील्स मोर होपफुल, और अब वो फील करता है ज्यादा होपफुल, है ना, उसमें एक नई उम्मीद का संचार हुआ उसके भीतर। द पोएम टीचेज अस दैट इवन ऑन बैड डेज लिटिल सरप्राइजेस फ्रॉम नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, तो पोएम हमें ये सिखाता है कि अपने बुरे दिनों में भी जो नेचर छोटी छोटी जो खुशियां हमको देता है, छोटे छोटे जो सरप्राइजेस देता है ना, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं नेचर में, जो छोटा छोटा सुखद आश्चर्य हमको नेचर में देखने के लिए मिलता है, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंज, वो हैप्पीनेस और बदलाव ला सकता है आवर आउटलुक, हमारे देखने के नजरिए में। फ्रॉस्ट रिमाइंड्स रीडर्स दैट ब्यूटी एंड जॉय कैन बी फाउंड इवन इन द सिंपलेस्ट मोमेंट व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, फ्रॉस्ट जो है हमें याद दिलाते हैं, रीडर्स को फ्रॉस्ट जो है वो रिमाइंड करते हैं कि ब्यूटी मतलब सुंदरता और जॉय मतलब खुशी, कैन बी फाउंड मतलब पाए जा सकते हैं, जॉय और खुशी जो है वो मिल सकते हैं हमें इवन इन द सिंपलेस्ट मोमेंट व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, प्रत्युष इसका क्या मतलब हुआ, इवन इन द सिंपलेस्ट मोमेंट व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट, जब हम लोग छोटे छोटे मोटे मोमेंट में और बहुत कम सोचे, बहुत कम आशा करें, जबकि हम उसके बारे में लिस्ट एक्सपेक्ट इट ना के बराबर सोचें कि यहाँ से भी कुछ हमें मिल सकता है, और तभी जो है नेचर में छोटी छोटी चीजें वो चमत्कार करती हैं, और वो छोटे छोटे क्षण जो हैं वो बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं मेरे अंदर। तो कभी यह अनुभव करते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं जो प्रथम दृष्टया हिंदी एक शुद्ध हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है
पहली दृष्टि में, मतलब पहली बार देखने पर, उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम दृष्टया। तुच्छ मतलब होता है महत्वहीन। तो प्रथम दृष्टया छोटी छोटी घटनाएं तुच्छ प्रतीत होती हैं, अनइम्पोर्टेंट, ये भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती हैं। कवि के मन का विषाद जो है वो मिटने लगता है और उनके हृदय में नई आशा का संचार होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्रकृति में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे सुखद आश्चर्य हमारे जीवन में प्रसन्नता भर सकते हैं और हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रॉस्ट पाठकों को यह संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे साधारण घड़ियों में भी सौंदर्य और आनंद छिपा होता है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, है ना। जैसे कस्तूरी मृग के भीतर ही जो है कस्तूरी होती है और वह उस सुगंध को जो है ना वो अपने चारों तरफ खोजता रहता है, भटकता रहता है कि आखिर ये सुगंध आ कहां से रही है, जबकि वो सुगंध जो है उसके भीतर होती है। तो हमारा जो सुख है ना, सुख को महसूस करना, हैप्पीनेस को महसूस करना, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, है ना, मतलब पॉजिटिव नहीं होंगे, तो खुशी के क्षणों में भी बहुत आसानी से हम दुख महसूस कर सकते हैं। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को किस तरह से ले रहे हैं। तुमने कई बार देखा होगा, बहुत से पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं जो कि दुख की घड़ी में भी मुस्कुराते रहते हैं। उनसे मिलोगे ना तो वो ज्यादा मतलब अपना दुख तुम्हारे सामने जल्दी प्रकट करेंगे ही नहीं, है ना, वो हंसते रहते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर दुखों का बहुत कम असर होता है ना। तो ये था समरी। अब जैसा मैंने बताया था कि समरी ही जो है वो मेन बॉडी है, इसी पर अब बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा 20-21 सेशन में पूछा गया है ना। एज अ क्रो यू फील हाईली इंजर्ड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शन ह्यूमन हैव अबाउट योर स्पीसीज। इसका क्या मतलब है प्रत्युष? तो क्रो होता है वो बहुत इनोसेंट है, फिर भी ह्यूमन उसके बारे में, उसके प्रजाति के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ क्रो एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रिजुडिस। आरुषि तुम बताओ क्या मतलब है इसका? प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, जो पहले से मान लेना बिना लॉजिक के। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ क्रो एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रिजुडिस। इसमें जहां तक समझती हो वही बताओ। तुम अपने मन में सोचो कि कौवा क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में बताओ। इमेजिन योर सेल्फ टू बी मतलब होना। उत्कर्ष तुम बताओ। तुम अपने आप को एक क्रो समझो और ये लिखो कि ये क्या करना चाहिए। हाँ, और राइट योर ओपिनियन, तुम अपने आप को कौवा समझो, क्रो समझो और अपना ओपिनियन दो। ये जो गलत ह्यूमन बीइंग जो कौवों के साथ ये गलत करते हैं, है ना, कि उनके बारे में इतना गलत बोला जाता है, ये जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, उसके बारे में कौवा, जैसे कौवे को भगवान अगर बोलने लायक बना दे तो कौवा शिकायत करता कि भाई तुम लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो। तो तुम सोचो कि कुछ तुम अभी के लिए तुम वही कौवा हो और तुम क्या बोलना चाहोगे। मैक अ केस फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, और यहाँ पे तुम अपनी बात को रखो, एक केस सामने रखो। ये जो स्टीरियोटाइप्स है, मतलब अंधविश्वास जो पुराना जो बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए, पुरानी जो वर्जनाएं हैं ये सब, इसको तोड़ने के लिए तुम अपनी बात को मजबूती से रखो। 1 मिनट। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अपने आप को प्रो कंसीडर करते हुए अपना दुख जो है वो व्यक्त करना है, अपनी बात जो है लोगों के पास रखनी है। तो हम लोग चलते हैं आगे। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस। एज अ क्रो, देखो अब ये हम लोगों ने मान लिया कि अभी के लिए हम लोग क्रो हैं। तो एज अ क्रो आई ऑफन फील हर्ट बाय द अनफेयर जजमेंट दैट ह्यूमन पास ऑन माई स्पीसीज। एक कौवे के रूप में मैं अक्सर फील करता हूं, हर्ट फील करता हूं। क्यों हर्ट फील करता हूं प्रत्युष? तो उसके बारे में बोला जाता है, वो सुन के वो हर्ट फील करता है। अनफेयर जजमेंट जो होता है ह्यूमन बीइंग का मेरी जाति पर, ये जो अनफेयर जजमेंट दिया गया है ना, बिना किसी लॉजिक के एक फैसला सुना दिया गया कि हाँ भाई कौवा जो है वो बुरा होता है, अपशकुन होता है ना, वो तमाम निगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, हम लोग सोचते हैं। तो ये इससे कौवा जो है मतलब बोल रहा है कि मैं बहुत हर्ट होता हूँ, ये जो अनफेयर जजमेंट मेरे ऊपर सुना दिया गया है, मेरी, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर, मेरी पूरी जाति के ही ऊपर ये अन्याय है। पीपुल सी मी एज अ सिंबल ऑफ बैड लक और इवन डेथ। लोग जो हैं मुझे बैड लक के सिंबल के रूप में देखते हैं, इवन की डेथ के सिंबल के रूप में भी देखते हैं। बट दे फेल टू रिकॉग्नाइज, वे फेल हो जाते हैं, वो पहचानने में चूक जाते हैं
माई ट्रू नेचर, मेरे वास्तविक नेचर को, कि एक्चुअली मैं क्या हूं। यस आई हैव अ डार्क ग्लॉसी फीदर्ड कोट, हाँ मेरे पास एक डार्क ग्लॉसी पंख वाला जो है वो कोट है, आवरण है ना। मेरा शरीर जो है वो चमकीला काला रंग का है ना, जो कि थोड़ा देखने में बुरा लग सकता है ना, बैड सेंस क्रिएट कर सकता है। जनरली हम लोग डार्क को नेगेटिव मानते हैं, तो कौवा जो होता है वो एकदम डीप ब्लैक होता है। तो ये कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे पास एक डार्क चमकीला पंख वाला आवरण है ना, मेरे जो पंख है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा शरीर एकदम डार्क काले रंग के पंखों से ढका हुआ है। एंड माई काविंग, मतलब कौवे का जो काव काव करना होता है उसी को बोलते हैं काविंग। तो और मेरी जो काव काव की जो आवाज है, जो हम लोग बोलते हैं, मेरी जाति के कौवे, मतलब मेरी जाति जो है वो काव काव जो करती है, वो हो सकता है कि वो कर्कश हो, बहुत लाउड। कौवा जो है जब बोलता है तो बहुत शोरगुल होता है। कौवे का शोरगुल कभी सुने हो, बहुत झुंड कौवा का हो? यस सर। यस सर। किस तरह का सीन था? जनरली क्या होता है कि कोई अगर खतरा हो आसपास, है ना, कौवे बहुत बार ऐसा करते हैं। जैसे कोई अगर मरा हुआ जानवर हो कहीं पड़ा हुआ, उसके पास पूरा झुंड जमा हो जाए तब भी, या भूकंप आने वाला हो, या किसी तरह की बहुत कुछ कुछ चीजें होती हैं जहां उस समय कुछ अगर अनिष्ट का कुछ संभावना उनको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जनरली एनिमल्स और बर्ड्स को जो होता है ना, वो किसी तरह की बुरी चीजें सबसे पहले पता चलती हैं हम लोगों से पहले, क्योंकि वो लोग साउंड के मामले में जो है ना, हाँ उनका रेंज बहुत बड़ा है। हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है उनके मुकाबले बहुत छोटा है, तो वो लोग जल्दी जान जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो लोग बहुत शोरगुल करने लगते हैं, है ना। या कोई भयंकर जीव हो जो उनके मतलब जहां पर वो हैं, अगर वहां पर आ गया हो तो उसको देख के भी वो डर से भी चिल्लाते हैं। तो कौवे बहुत तेज बोलते हैं, और ऐसे भी उनकी आवाज, अगर एक अकेला कौवा भी तुम्हारे घर के ऊपर आके बैठा हुआ है और अगर वो काव काव कर रहा है तो बड़ा तेज बोलता है। तो कौवा बोल रहा है कि मैं मानता हूं कि मेरी काव काव जो है, मेरी जाति के जो लोग हैं उनकी काव काव वो लाउड है और अनप्लीजेंट हो सकती है ना। समटाइम्स अनसेटलिंग, मतलब कभी कभी अनप्लीजेंट हो सकती है, बहुत कर्कश लग सकती है, बट दैट डज नॉट मीन आई एम इविल और ब्रिंग मिसफॉर्च्यून। अब जैसे देखो, नीम के पत्ते कैसे होते हैं, मीठे होते हैं क्या? नो सर। लेकिन नीम में जबरदस्त हीलिंग पावर है ना। नीम को नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाता है। तो जिस तरह से नीम है, जिस तरह से करेला है, ठीक उसी तरह से कौवा है बेचारा, है ना। वो भले ही काव काव करता है, उसके पंख काले होते हैं, लेकिन वो नेचर का बहुत बड़ा एजेंट है, मददगार है ना। वो नेचर का बहुत बड़ा मददगार है उसके काम करने में। क्या मदद करता है कौवा, बताओ उत्कर्ष? कुछ होने वाला होता है तो नहीं, वो तो ठीक है, फोरटेलिंग कुछ मतलब ये पता चल जाता है, अंदाजा उसको लगता है। और क्या करता है कौवा? बेसिकली क्या करता है कौवे? अच्छा, फूड चेन तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े हुए हो। फूड चेन में हर एक जो एनिमल है ना, उसका कुछ ना कुछ पार्ट होता है, फालतू नहीं होता है फूड चेन में जो भी होता है। फूड चेन में एक कौवा क्यों आता है? नेचर ने फूड चेन में कौवे को क्यों लाया है? क्या करता है कौवा? देखो, कौवे का जो सबसे बड़ा काम करता है। हाँ, कौवे का जो सबसे बड़ा रोल है, इनफैक्ट आई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर, आई एम अ स्कैवेंजर, है ना, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय ईटिंग डिकेइंग मैटर। जैसे तुमको कभी कभी ये भी लगता है कि ये चींटियां आखिर क्यों बन जाती हैं, नेचर ने चींटियों को क्यों जन्म दिया है। लेकिन सोचो, अगर चींटी नहीं हो तो क्या हो? कोई चिड़िया कहीं मर जाए, एक कौवा ही कहीं, कभी कभी सड़कों पे देखते हो कि कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स मरे हुए गिरे हुए होते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाते हैं। क्या हो जाता है? या तो उनको चींटियां खा जाती हैं, या कौवे खाते हैं, या कुत्ते खा जाते हैं। तो कहने का मतलब नेचर ने सारी व्यवस्था की हुई है। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, साफ सफाई करते हैं, या तुम भी करते हो, मेड आती है साफ सफाई करने के लिए, लेकिन नेचर की साफ सफाई, सड़क की साफ सफाई, जंगल की साफ सफाई, मिट्टी की साफ सफाई कैसे होगी? नेचर ने सब व्यवस्था किया हुआ है, और उसी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कौवा, है ना। ये मतलब सबसे अच्छे स्कैवेंजर्स में, सबसे इंपॉर्टेंट स्कैवेंजर्स में से एक है। और इसकी खासियत क्या है ना, इसको हमारे तुम्हारे तरह जोमेटो और स्विगी से मंगाया हुआ खाना खाने की आदत नहीं है। ये क्या खाता है? ये सब वेस्ट को खाता है ना, डेड बॉडी को खाता है, डिकेइंग मैटर को खाता है ना, कचरा साफ करता है। तो ये स्कैवेंजर है। माई शार्प माइंड हेल्प्स मी अडॉप्ट एंड सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। और कौवे का दिमाग, कौवा, अच्छा तुम लोगों ने कहानी सुनी है वो घड़े वाली? एक कौवा प्यासा था, है ना। तो कौवा बहुत ही चालाक पंछी माना जाता है। तो मेरा मतलब बोलता है कौवा कि मेरा माइंड भी इतना शार्प है, आप लोग जानते हैं, है ना, और मैं बहुत कुछ अडॉप्ट कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ डिफरेंट एनवायरनमेंट में। देखो एक चीज है, अगर कहीं पे कौवा मरने लगे, तुम्हारे आसपास अगर कौवा मरने लगे, तो समझो कि तुम्हारे आसपास वातावरण में बहुत बुरा चल रहा है कुछ। क्योंकि कौवा अगर मर रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है वो, क्योंकि कौवा बहुत हद तक बहुत सी चीजों को झेल सकता है। सारे बर्ड्स में से जो तुम्हारे आसपास चिड़िया हैं, उनमें कौवा बहुत स्ट्रांग होता है,
उसमें बहुत सारी एबिलिटी है सर्वाइव करने की, एडॉप्ट करने की, और अगर कौवा वो नहीं झेल पा रहा है तो समझो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो कौवा का जो शार्प माइंड है ये हेल्प करता है एडॉप्ट करने में, सर्वाइव करने में डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और ये बताता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है कौवा। तो कौवे ने अपने बारे में बहुत कुछ कहा। अब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। कौवा होने के नाते मुझे अक्सर उस अन्यायपूर्ण निर्णय से चोट पहुंचती है। अन्यायपूर्ण निर्णय मतलब अनफेयर जजमेंट, ठीक है, मतलब बगैर कुछ लॉजिक के अपना फैसला सुना देना, जो मनुष्य मेरी प्रजाति पर देते हैं। लोग मुझे दुर्भाग्य यहाँ तक कि मृत्यु का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वे मेरी असली प्रकृति को पहचानने में असफल रहते हैं। हाँ, मेरे पास गहरे चमकदार पंखों का कोट हो सकता है, मतलब मैं ढका हुआ हो सकता हूँ काले चमकदार रंगों के रोओं से, बालों से, मेरा पूरा शरीर काला है, ये सही बात है। और मेरी काँव काँव की आवाज़ तेज और कभी कभी असहज हो सकती है, जो तुम्हें बेचैन कर सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं बुरा हूँ या दुर्भाग्य लाता हूँ। वास्तव में मैं प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। इसके व्यंजन का क्या मतलब होता है बेटा? सफाई कर्मी। मैं प्रकृति का सफाई कर्मी हूँ, पर्यावरण को साफ करता हूँ और सड़ती हुई वस्तुएं खाकर रोगों के फैलाव को रोकता हूँ। मेरी तेज दिमागी मुझे विभिन्न वातावरणों में अनुकूलित होने और जीवित रहने में मदद करती है, जो मेरी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, जो बताता है कि मैं कितना होशियार हूँ। और इतना होने के बाद भी तुम लोग जो है मुझे क्या क्या बोलते हो, ये तो मेरे साथ बहुत गलत बात है ना? तो इसके बाद है कि ह्यूमंस हैव ऑफन मिसअंडरस्टूड मी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेट्स। तो मेरे पास जो ये सब ट्रेट्स हैं, है ना, इसके कारण अक्सर लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। जैसे मैं चीज़ों को पहले जान जाता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, है ना, मैं लाश को खाता हूँ, मैं सड़ती गलती चीज़ों को खाता हूँ। अब तुम्हारे सामने 1920 कौन देखा है तुम लोगों में से? एविल, क्या था मूवी का पूरा टाइटल? एक हॉरर मूवी है 1920, तुम लोग देखे हो क्या? जैसे 1920 लंदन, है ना, उसमें एक्ट्रेस जो है जब हॉन्टेड मतलब ये होती है, जब उसके अंदर घोस्ट जो है वो इंटर कर जाता है, और पहला जो मतलब भयावह सीन है उस मूवी का, उसमें एक्ट्रेस को दिखाया जाता है कि बिल्ली मरी हुई रहती है और उसको वो खा रही होती है सीढ़ी पर बैठ के, और हीरो जब उसको देखता है तो उसको डर, मतलब हम लोग भी देखते हैं तो बहुत ही भयावह लगता है। जनरली कोई भी जीव अगर मरी हुई चीज़ों को खा रहा हो, है ना, जैसे हम लोग उसको अशुभ समझते हैं, लाश को अशुभ समझते हैं बहुत, मतलब डेड बॉडी क्या करती है? तुमको उठकर मतलब वो कुछ कर सकती है, तुमको पीटेगी वो, या तुमको कुछ वो बोलेगी, लेकिन तुम डेड बॉडी के पास बैठना पसंद करोगे? डेड बॉडी के पास कोई बैठना पसंद करता है ना? और अगर खास करके अगर वो रात का समय हो तब तो खैर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब वो गलत है। हम लोग को बहुत उससे भय होता है, डेड बॉडी से, सड़ी गली चीज़ों से, और तुम्हारे सामने कोई उसको बैठकर मजे से आराम से खा रहा हो तो तुमको उससे घृणा होगी, है ना, डर लगेगा उससे। तो कौवा, इनफैक्ट वो कौवा ब्लेस्ड है, मतलब नेचर का एजेंट है, उसके पास ये सब बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन उस खूबी को, ये जो ट्रेट्स हैं उसके, इस खूबी को हम लोग बहुत ही निगेटिवली ले लेते हैं, उससे हम लोग डरते हैं, है ना, और उसको बुरा समझते हैं। तो ह्यूमन हैव ऑफन मिसअंडरस्टूड मी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेट्स, बट दिस प्रेजुडिस इज नॉट फेयर। आई एम जस्ट लाइक एनी अदर बर्ड और एनिमल ट्राइंग टू लिव माई लाइफ। तो ये पूर्वाग्रह जो है आप लोगों का, ये मेरे बारे में सही नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक दूसरे बर्ड की तरह ही या एनिमल की तरह मैं भी एक जीव हूँ, और ट्राइंग टू लिव माई लाइफ। अब मेरा भोजन ही वही है ना, सड़ा गला खाना, और लाश है, कोई मरा हुआ जानवर है, उसको खाना। नेचर ने मुझे यही ड्यूटी दी हुई है और मुझे यही पसंद है। अब गाय को जो है तुम मटर पनीर खिलाओ तो गाय को बहुत अच्छा लगेगा क्या? नो सर। गाय को क्या पसंद है? घास, हरी हरी घास, है ना, एकदम हरी हरी ताजी ताजी घास उसके सामने डालो, देखो क्या लगेगा कि उसको 56 भोग मिल गया है। और तुमको हरी हरी घास खाने के लिए दे दी जाए तो खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो एक ही चीज जो होता है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। तो कौवे का भोजन वही है, तो वो क्यों नहीं खाएगा? उसको आखिर जीना है, हालांकि उसके जीने से हम लोग जी रहे हैं। वो जो खा रहा है वो सिर्फ वो खा नहीं रहा है, वो हम लोगों का एटमॉस्फेयर जो है उसको साफ कर रहा है। अब उसके कारण हम लोग उसको बुरा समझने लगे, है ना। तो वही बेचारा फरियाद कर रहा है, अपनी शिकायत कर रहा है कि देखो मैं तो बस वही काम कर रहा हूँ जो मुझे दिया गया है, मुझे भूख लगती है तो मुझे जो पसंद है खाना वो मैं खाता हूँ, तो बाकी एनिमल बर्ड की तरह मैं भी हूँ, तो मेरे बारे में प्रेजुडिस जो है वो छोड़ दो। द वे आई एम सीन इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम। तो जिस तरह से मुझे देखा जाता है, द वे आई एम सीन, जैसे मुझे देखा जाता है, वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, वो एकदम सही नहीं है। कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या? मैं जो हूँ उसके बारे में सही नहीं है ये, है ना। मुझे जिस तरह से दिखाया जाता है, बताया जाता है, मैं जो हूँ उसका ये सही मतलब डिपिक्शन नहीं है, उसको सही से निरूपण नहीं है ये। आई एम नॉट अ बैड ओमेन, मैं एक बुरा शगुन नहीं हूँ। एंड आई डोंट ब्रिंग कर्सेस, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई शाप भी नहीं लाऊंगा कि तुम्हारे घर पर आकर बैठ गया तो तुम्हारे साथ कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। आई ब्रिंग बैलेंस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन नेचर्स इकोसिस्टम। मैं कर्स तो नहीं लाता,
लेकिन मैं बैलेंस लाता हूँ और एक वाइटल रोल प्ले करता हूँ नेचर के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, नेचर के इकोसिस्टम को संभालने में। इस पूरे इकोसिस्टम में मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है, कहीं भी ह्यूमन बीइंग से लेस इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूँ। उसके बाद भी तुम लोग मुझे इतना गलत समझते हो। सो बिफोर जजिंग मी बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, तो पहले तुम स्टीरियोटाइप्स जो पुराना अंधविश्वास वगैरह चला आ रहा है पहले से, जो मान्यता है, उसके कारण तुम मुझे जज कर लो, तो मैं अर्ज करता हूं। अर्ज करना मतलब उत्कर्ष, अर्ज का क्या मतलब होता है? मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम लोगों से कि अपनी आंखें खोलो एंड सी द ट्रूथ, और सच्चाई को देखो। आई एम नॉट अ विलेन, मैं एक खलनायक नहीं हूं, विलेन नहीं हूं, बट अ क्रिएचर ऑफ द अर्थ विथ अ पर्पस। और मेरे पास भी बहुत बड़ा उद्देश्य है धरती पर आने का। मैं फालतू नहीं हूं इस नेचर में कि बस ऐसे ही मुझे भेज दिया गया है ना। जैसे मच्छर के बारे में लगता है कि मच्छर फालतू है, लेकिन छिपकलियों का भोजन मच्छर ही है, या उसके जैसे छोटे छोटे चीज। तो फालतू नहीं हूं मैं, मेरा और मच्छर के सामने में तो ये खैर इसकी उपयोगिता जो है वो पहाड़ के जैसी है ना। फूड चेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कौवा। तो मेरे पास भी जिंदा रहने का तुम्हारी तरह एक पर्पस है। मैं अर्थ का एक क्रिएचर हूं बाकी जीवों की तरह। तो ये हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन है, अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। एक छोटा सा मोमेंट जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूव होता है और पोएट के बाकी दिन को वेस्ट होने से बचा लेता है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के आधार पर इसको एक्सप्लेन करो। समय कितना बता रहा है उत्कर्ष? रिमेनिंग 3 मिनट। 15 मिनट? 3 मिनट। 3 मिनट, ठीक है। मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ। आपका में कितने दिखा रहा है? 15 मिनट दिखा रहा है यहाँ तो। दिस मीटिंग विल एंड इन 15 मिनट्स। नहीं, टाइमर नहीं। हाँ, 10 मिनट है। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो तुम मुझे तुरंत बताना उत्कर्ष। चलो, तो एक छोटा सा मोमेंट जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण से होता है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, और पोएट के बाकी जो बच रहा था दिन उसको बर्बाद होने से बचा लेता है। तो ये हमको देखना है कि कैसे बचा लेता है वो। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो देखते हो मोटा मोटी आंसर्स सबके सेम ही होंगे, बस थोड़ा सा लिखने के तरीके में हेरफेर होगा। तो इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द पोएट्स डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। तो डस्ट ऑफ स्नो में बहुत ही सिंपल मोमेंट जो होता है वो प्रूव होता है बहुत ही सिग्निफिकेंट, और पोएट्स के बाकी दिन को वेस्ट होने से बचा लेता है, टीचिंग अस वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। और हमें इस तरह से जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मतलब शिक्षा देता है, जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, हमें बहुत कुछ बताता है, सिखाता है। द पोएम शोज हाउ नथिंग इज इनहेरेंटली गुड और बैड। यह पोएम बताता है कि कैसे कुछ जो है वो इनहेरेंटली ना तो अच्छा है और ना बुरा है। मतलब सिर्फ अंदर से, मतलब प्योर, मतलब भीतर से ना तो कोई चीजें जो है वो अच्छी हैं और ना खराब हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से देखते हैं। इट इज आवर थिंकिंग दैट शेप्स आवर परसेप्शन। और ये हमारी सोच है कि हम लोग उसको किस तरह से जज करते हैं। ठीक है। द पोएट इनिशियली फीलिंग सैड एंड अपसेट अंडर हेमलॉक ट्री बिलीव्स हिज डे इज रूइंड। और हेमलॉक ट्री के नीचे जब पोएट बैठा हुआ था तो उसको तो लगा कि आज तो मेरा पूरा का पूरा दिन चला गया है ना, अब क्या, अब तो मेरा दिन पूरा का पूरा बर्बाद ही हो गया, आगे भी ऐसा ही रहेगा। हाउएवर व्हेन अ क्रो शेक्स द स्नो ऑफ द ट्री एंड द फ्लेक्स फॉल ऑन हिम इट चेंजेस हिज मूड कंप्लीटली। तो जैसे ही कौवा बर्फ को हिलाता है और गिराता है, उसके टुकड़े जो है उसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं, तो उसका मूड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दिस इज स्मॉल मोमेंट दाउ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज डे। तो ये जो स्मॉल मोमेंट है, दाउ मतलब हालांकि, जबकि, सीमिंगली मतलब महसूस होता है कि इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन चेंज कर देता है उसके कोर्स ऑफ हिज डे, उसके दिन को। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो में एक साधारण पल बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है और कवि के दिन को बर्बाद होने से बचाता है, हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। यह कविता दिखाती है कि कुछ भी स्वभाव से अच्छा या बुरा नहीं होता। यह हमारी सोच है जो हमारी धारणाओं को आकार देती है कि हम जिस तरह का सोचेंगे वैसे ही हमारा परसेप्शन उसके बारे में बन जाएगा। कवि जो पहले हेमलॉक के पेड़ के नीचे उदास और परेशान महसूस कर रहा था, मानता है कि उसका दिन बर्बाद हो गया है। हालांकि जब एक कौवा पेड़ से बर्फ गिराता है और बर्फ के टुकड़े उस पर गिरते हैं तो यह उसकी मनोदशा को पूरी तरह से बदल देता है, और यह छोटा सा पल जो देखने में तुच्छ लगता है उसके दिन का डायरेक्शन जो है वो पूरा चेंज कर देता है, दिशा बदल देता है। The idea reflects that the best thing in life are often free and can come from unexpected sources. अब यहाँ पर जो विचार है बच्चों, जो तुमको बताया जा रहा है वो क्या है? आइडिया ये है कि जीवन में बेस्ट थिंग्स जो होती हैं वो हम उनको भले ही पहचान नहीं पाए, लेकिन नेचर ने वो हमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है ना। अच्छी अच्छी चीजें जितनी भी हैं वो सस्ती हैं। जैसे अच्छा खाना सस्ता है और खराब खाना महंगा है। इसका एक एग्जांपल दे सकती हो आरुषि? अच्छा खाना सर सस्ता है।
महंगा, पिज्जा महंगा है। पिज्जा महंगा है ना। बाकी इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं जो आप लोग बाहर फास्ट फूड के तौर पे खाते हैं या स्पाइसी फूड के तौर पे खाते हैं, वो महंगी हैं। और चावल दाल रोटी सब्जी जो हेल्दी हैं वो सस्ती है। तो नेचर ने जो हमें बेसिकली दिया है वो फ्री है या बहुत ही सस्ती है, महंगा नहीं है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से कभी कभी हमें अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं होता है कि यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। A simple act like the dusting of snow by the crow has the power to lift the poet's spirit। अब यही देख लो कि कौवे के द्वारा एक छोटा सा सिंपल एक्ट जो बर्फ गिराना था, उससे कवि की अंतरात्मा जो होती है, उसका मन जो होता है वो बुलंद हो जाता है फिर से, है ना। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास जो है वो लौट आता है। प्रूविंग दैट इवन लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग जॉय एंड पॉजिटिविटी। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस बट इंस्टीड ऑफ सिटिंग एंड रिग्रेटिंग, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन हम उसके मतलब ऐसे सिर करके बैठ जाएं और सिर पकड़ लें और पछताते रहें, अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो ये करने से कुछ पॉजिटिव होने वाला नहीं है और तमाम निगेटिव ही होगा। तो वी शुड फेस देम विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। उनको हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसका सामना करना है, उसको लेना है पॉजिटिवली कि अब हम अगर ऐसा है तो इसको इस कंडीशन में हम क्या करें जिससे कि ये मिनिमाइज हो सके हमारी परेशानी। लाइक द क्रो एंड द हेमलॉक वी लर्न टू एक्सेप्ट लाइफ डिफिकल्टीज। क्रो और हेमलॉक क्या है, सब निगेटिव चीजें हैं और उन्हीं के बीच में इनको पॉजिटिविटी मिली है ना, पोएट को। तो इसी तरह से हम भी तमाम निगेटिव चीजों के बीच घिरे हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे आसपास हमें निगेटिव लग सकती हैं, लेकिन उन्हीं के बीच से हमको रास्ता निकालना है एंड वर्क थ्रू देम फॉर अ बेटर लाइफ। और उन्हीं को अपना वेपन बना लेना है। जो हमें परेशानी महसूस हो रही है उसी को अपना साधन बना लेना है, अपना हथियार बना लेना है, अपने लिए उसको यूज कर लेना है ना, ब्यूटीफुल्ली हम उसको अपने लिए यूजेबल बना लें। तो एक विचार यह दर्शाता है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें अक्सर मुफ्त होती हैं बच्चों और अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकती हैं। एक साधारण कार्य जैसे कौवे द्वारा बर्फ को झाड़ना कवि की आत्मा को, है ना, या उसके मनोबल को ऊंचा उठाने की शक्ति रखता है। यह साबित करता है कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी खुशी और सकारात्मकता ला सकती हैं। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है लेकिन बैठकर पछताने के बजाय हमें उन्हें सकारात्मक मानसिकता के साथ उनका सामना करना चाहिए। जैसे कौवा और हेमलॉक, हम जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और उन्हें बेहतर जीने के लिए काम में लाना सीखते हैं कौवा और हेमलॉक से। क्लियर है? वी हैव यस सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जीवन में जो प्रकृति हमको ज्यादातर चीजें जो देती हैं वो अक्सर मुफ्त होती हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजों से हमें मिल जाती हैं। जैसे कि कौवे का एग्जांपल था यहाँ कि छोटी सी चीज थी लेकिन इसके मनोबल को कितना ऊंचा जो है वो उठा दी। तो ये साबित करता है कि जीवन की छोटी छोटी बातें भी खुशी और सकारात्मकता ला सकती हैं। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है लेकिन बैठकर पछताने के बजाय हमें उन्हें सकारात्मक मानसिकता के साथ। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है, ओके, शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन। अच्छा, अभी दिख रहा है? टाइम लग गया और उसे ज्वाइन करने में? सर खुल नहीं रहा था। ओके, मोबाइल की मेमोरी थोड़ा साफ करके रखा करो, है ना। जो मोबाइल यूज करती हो क्लास करने के लिए उसमें आलतू फालतू चीजें जो है वो डिलीट कर दो। मतलब कम होना चाहिए उसका, मतलब स्पेस कम यूज होना चाहिए, तब सही से खुलेगा। तो हाँ, तो मैं बता रहा था, ये अभी हम लोग देख रहे थे कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें जो होती हैं वो अक्सर मुफ्त होती हैं और अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकती हैं। गुड इवनिंग आयुष, वॉइस जा रही है आयुष तुमको? आयुष अभी ज्वाइन किया था, नहीं हुआ ज्वाइन? अच्छा चलो। तो जीवन की जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं नेचर से हमें वो यूं ही मिल जाती हैं, है ना। और इससे बहुत बड़ा चेंज जो है वो हमारे जीवन में आ सकता है। तो जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है लेकिन बैठकर पछताने के बजाय हमें उन्हें सकारात्मक मानसिकता के साथ लेना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। जैसे कौवा और हेमलॉक, है ना, हम जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और उन्हें बेहतर जीवन के लिए काम में लाना सीखते हैं। जैसे कौवा और हेमलॉक, यहाँ पे जोड़ दो से, एक मिनट, हेमलॉक से, हम जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और उन्हें बेहतर जीवन के लिए काम में लाना सीखते हैं। तो इस तरह से जो फाइनल है, द पोएम टीचेज दैट समटाइम्स अनइम्पोर्टेंट थिंग्स चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ। A tiny moment like the snowfall can shift our perspective and help us see things differently. Frost uses this experience to show how we can take life's adversities in stride and keep moving forward with hope. तो पोएम, कविता हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अप्रत्याशित चीजें, है ना, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स जीवन का अर्थ बदल देती हैं। चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ। अ टाइनी मोमेंट, एक छोटा सा पल, जैसे बर्फ के फाहों का गिरना हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। कैन शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव, है ना, हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है, मतलब कैन शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने का जो नजरिया है वो बदल देता है और हम चीजों को अलग तरीके से और हमें चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद कर सकता है। फ्रॉस्ट इस अनुभव का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि हम जीवन की कठिनाइयों को कैसे सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन था कि इस कविता में एक सिंपल मोमेंट कैसे एक बड़ा जो है वो चेंज लाता है और
पोएट के रेस्ट ऑफ द डे को सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो उसी के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन था। समझ में आ गया आप लोगों को? अब है इन्फर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो किसके चारों तरफ घूमता है? थीम ऑफ होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यही इस पोएम का जो है ना वो मेन मैसेज है, होप और ट्रांसफॉर्मेशन, आशा और बदलाव, है ना, अपने आप में बदलाव लाना, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना, है ना। जो इंसान अपने आप को जितना फ्लेक्सिबल रखेगा वो उतना अच्छा करेगा। द पोएट यूजेज अ सिंपल yet powerful incident of a snowfall to show how small moments in life can change our outlook and make a significant difference in our mood or perspective। ये कैसे छोटे से मोमेंट्स इन लाइफ कैन चेंज, बदल सकते हैं हमारा नजरिया, आवर आउटलुक, देखने का जो तरीका है हमारा, एंड मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आवर मूड और पर्सपेक्टिव। और हमारा जो हमारी जो मनोदशा है, मूड मतलब हमारी किस तरह की मनोदशा है, अभी हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, तो उसको जो है स्मॉल मोमेंट्स जो होते हैं वो बदल सकते हैं, हमारा देखने का नजरिया बदल सकता है। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ अ क्रॉ shakes off the snow from a hemlock tree and the dust of snow falls on the poet which lifts his spirits। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो का केंद्रीय विचार क्या है? आशा और परिवर्तन, है ना। कवि एक साधारण लेकिन प्रभावशाली घटना का उपयोग करते हैं जिसमें हिमपात, मतलब वो बर्फ का गिरना को ही हिमपात बोलते हैं। हिमपात के माध्यम से, हिम का मतलब हुआ बर्फ और पात का मतलब गिरना, तो बर्फ के गिरने के माध्यम से दिखाया गया है कि जीवन के छोटे क्षण हमारे दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं और हमारी मनोदशा या दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। कविता में वर्णन किया गया है कि कैसे कौवा हेमलॉक पेड़ से बर्फ को झटकता है और बर्फ के कण कवि पर गिरते हैं जिससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है। लिफ्ट हिज स्पिरिट्स, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मनोबल में वृद्धि करना। एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट फील्स ग्लूमी एंड बर्डेन्ड बाय द वेट ऑफ लाइफ डिफिकल्टीज। कविता की शुरुआत में क्या होता है? कवि जो है वो बहुत ही निराशा में रहता है, अपने आप को बर्डेन्ड महसूस करता है, लगता है कि हम एकदम दबे जा रहे हैं डिफिकल्टीज से। हाउएवर द फॉलिंग स्नो ब्रिंग्स अ सडन शिफ्ट इन हिज फीलिंग्स। और होता क्या है कि एक यकायक जो उसके ऊपर बर्फ गिरती है तो उसके फीलिंग्स में एकाएक बदलाव आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इधर से उधर चली जाती है फीलिंग, है ना, सोचने का तरीका बदल जाता है। हेल्पिंग हिम टू ओवरकम हिज सैडनेस, और ये उसको हेल्प करता है उसकी उदासी से बाहर निकलने में। द यूज ऑफ द हेमलॉक ट्री विच इज ऑफन एसोसिएटेड विथ पॉइजन और डेथ। तो हेमलॉक ट्री का जो यूज है, जो कि ज्यादा मतलब जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड होता है पॉइजन और डेथ से, एड्स डेप्थ टू द मीनिंग एज इट सिंबलाइजेस दैट इवन इन मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर। ये सिंबलाइज करता है, बताता है कि चिंता के बहुत बड़े क्षणों में भी, है ना, उदासी के बहुत बड़े क्षणों में भी देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल एंड चेंज। और ये उदासी का क्षण को, जैसे मैंने बताया कि हेमलॉक ट्री लिया गया है, कौवे को लिया गया है, तो ये तमाम नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाता है और उसके बीच कवि जो है वो अपनी पूरी परेशानियों के साथ सिर पकड़ के बैठा हुआ है। तो एक छोटा सा इवेंट जो है वो इसको बदल देता है। तो हम अपने तमाम परेशानियों के बीच हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम फंस गए, अब हमारा कुछ नहीं होगा। बस पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और एक ना एक दिन, एक ना एक कुछ ना कुछ समय के बाद आप उस परेशानी से जरूर बाहर निकल जाओगे। तो यही इसका ये है। उसके बाद है थ्रू दिस सिंपल बट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस फ्रॉस्ट shows that even the smallest of events can have a big impact on our emotions, making us realize the importance of hope and positivity in life. The poem teaches us that life's challenges can be faced with a renewed sense of optimism. इस साधारण परंतु सार्थक अनुभव के माध्यम से, ये जो छोटा सा अनुभव होता है पोइट को, है ना, छोटा सा था, साधारण था, लेकिन सार्थक था, मीनिंगफुल था, उसके माध्यम से फ्रॉस्ट शो करते हैं, दर्शाते हैं कि छोटे से छोटा घटनाक्रम भी जो होता है वो हमारी भावनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे हमें जीवन में आशा और सकारात्मकता के महत्व का एहसास होता है। बच्चों, कविता हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना नए सिरे से, है ना, फिर से, जैसे कभी कभी इंसान टूट जाता है, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो लगातार 1 से 1.5 महीने बेड पर रह गया हॉस्पिटल में, तो बड़ी बड़ी बातें कहना, अच्छी अच्छी बातें बोलना बहुत आसान होता है, ये बात भी सही है। और जब कोई परेशानी को झेलता है, जब वो उससे गुजरता है, तब वो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना। तो कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी आ ही जाती है, इंसान थोड़ा सा तो टूट ही जाता है, लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को रिकवर कर सकें उस फेज से और नई उम्मीद अपने आप में फिर से जगा सकें, है ना, वो जो ऑप्टिमिज्म था हमारे भीतर, जो ऑप्टिमिज्म का खजाना भगवान भरे हुए हैं, उसको फिर से बाहर निकालो और उसको अपने लिए यूज करो, फिर से एक नई उम्मीद के साथ हम लोग जागें और आगे बढ़ें, तो हमारी सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? 5वां क्वेश्चन है, आरुषि पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। आरुषि, Our attitude toward a situation evokes both negative and positive response. Announce this refers to poem Thirds of Snow. To bring out the inherent valuable lessons, है ना, ये नहीं है यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन इवोक बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। किसी सिचुएशन को, तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन है और उसमें
तुम क्या बिहेव करते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे एटीट्यूड पर कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है उस चीज को लेकर। अभी पहलगांव में जो घटना हुई है तुम लोग जानते हो, आतंकवादी वाली, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। यस सर। Yes, sir. उसमें एक मुस्लिम भी था जो कि उन लोगों से लड़ा बचाने के लिए हिंदुओं को। तो जब वो खौफ का माहौल था तो लोग जनरली डर जाते हैं, लेकिन वो डरा नहीं, वो लड़ा। तो क्या होता है कि चीज़ों को तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम डर जाते हो या तुम उसका सामना करते हो, तुम कैसे समझदारी से काम लेते हो। तो एक ही परिस्थिति में दो इंसान अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं, है ना। अब वो जितने टेररिस्ट थे वो 4 थे शायद, हालांकि बहुत मुश्किल रहा होगा, आसान नहीं है बात करना। लेकिन दूसरे मामलों में कई बार ऐसा होता है कि जब बदमाश होते हैं तो वो 2 या 3 ही होते हैं और उनके सामने कम से कम 10-20 लोग होते हैं, लेकिन लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तुमने सुना होगा कि लोग आगे बढ़ते हैं और उसको खुद पब्लिक ही उसको पीट देती है या वो पकड़ लेती है उसको। उसमें हो सकता है कि किसी को गोली लग जाए या किसी के साथ कुछ घटना हो जाए, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, है ना। तो ये हो गई थोड़ी बोल्डनेस वाली बात। पॉजिटिविटी की बात होती है कि एक समान तरह के दुख के क्षणों में 2 अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं, है ना। कोई निराशा में डूब जाता है, कोई उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है सिचुएशन के प्रति, वही हमारे रिस्पॉन्स को बाहर लाता है कि हमारा वो रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हमारे भीतर का एटीट्यूड। एनालाइज दिस विद रेफरेंस टू द पॉइंट डस्ट ऑफ स्नो टू ब्रिंग आउट द इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसन। अब डस्ट ऑफ स्नो को लेकर इसको एनालाइज करो, इस बात को, ये बताओ कि डस्ट ऑफ स्नो कैसे इस चीज को एक्सप्रेस करता है। तो Robert Frost's Dust of Snow illustrates how a negative situation can trigger a positive change in attitude, teaching us the value of the perspective. The poem begins with a bleak mood. A crow, often a symbol of gloom, and a hemlock tree associated with poison, set a somber tone. The speaker feels burdened, as shown by the phrase, "A day I had rued," मतलब regretted, मतलब बर्बाद कर दिया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो यह दर्शाती है कि कैसे एक नकारात्मक परिस्थिति हमारे दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। नकारात्मक परिस्थिति क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री भी नकारात्मक था, है ना, कौवा भी नकारात्मक था, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर जो है हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाया, पोएट के जीवन में। तो हमें जीवन के प्रति नजरिए के महत्व की सीख देता है। कविता की शुरुआत उदास मनोदशा से होती है, कौवा निराशा का प्रतीक, हेमलॉक का पेड़ जहर से जुड़ा हुआ, ये सब गंभीर वातावरण बनाता है। कभी इस गंभीर वातावरण में अपने आप को बोझिल महसूस करता है और जो सोचता है कि एक दिन जिसे मैंने बर्बाद समझ लिया था, कि मतलब मेरा दिन पूरा बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर इस तरह का सीन है और यहाँ पर ये बदल जाता है, उसी निगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, राइटर जब कुछ लिखता है ना तो वो खुद उसकी सोच होती है। तो ये पर समझो कि एटीट्यूड क्या है इनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कि कैसे वो चीज़ों को पॉजिटिवली डिपिक्ट कर रहे हैं, है ना, निगेटिव चीज़ों के बीच से पॉजिटिविटी को खींच कर लेके आ रहे हैं तुम लोगों के लिए। तो ये एटीट्यूड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो ये दर्शाती है कि कैसे एक नकारात्मक परिस्थिति हमारे दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, जो हमें जीवन के प्रति नजरिए की महत्व की सीख देती है कि हम कैसे सोचते हैं। कविता की शुरुआत एक उदास मनोदशा से होती है, एक कौवा जो निराशा का प्रतीक है, हम लोग जहर से जुड़ा हुआ है, गंभीर वातावरण बनाते हैं, कभी स्वयं को बोझिल महसूस करता है ना, और लगता है कि उसका दिन बर्बाद हो गया। अब यहाँ मुख्य बिंदु क्या है, कौवा अचानक बर्फ को झाड़ता है, एक छोटा लेकिन प्रभावशाली पल है और ये कवि के मन को हल्का कर देता है। प्रकृति की द्वंद्वात्मकता, मतलब द्वंद मतलब उलझन, है ना, जब तुम कुछ सही नहीं सोच पाओ इधर या उधर। तो यहाँ क्या है, द्वंद्वात्मकता क्या है कि कौवा और हेमलॉक जैसे नकारात्मक प्रतीक भी आशा के स्रोत बन जाते हैं, डबल हो जाए, मतलब निगेटिविटी से पॉजिटिविटी आ जाती है। यही प्रकृति का द्वंद्व है। ये मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि प्रकृति में चीजें निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, है ना। हम उनको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, गलत नजरिए से देखें तो निगेटिविटी मिलेगी। संदेश, जीवन की कठिनाइयां हमारी सोच को बदलने का मौका देती हैं। छोटे छोटे पलों में छिपी सुंदरता को पहचानें। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी सोच को बदलने का मौका देती हैं। तो छोटा छोटा जो मोमेंट होता है उसमें हम लोग को खूबसूरती को देखना चाहिए। However, a small unexpected event that crow shaking snow on to the speaker transforms his mood. The dust of snow symbolizes a fleeting, pure moment in nature. Fleeting मतलब बहुत छोटे समय के लिए जो है, बहुत क्षणभंगुर, प्योर मोमेंट, बहुत ही शुद्ध पल, है ना, एकदम एब्सोल्यूट खुशी का पल। Though the crow and hemlock initially seem negative, जबकि कौवा और हेमलॉक शुरुआत में निगेटिव फील करवाते हैं, they become agent of hope, और वही निगेटिव चीजें होप के लिए एजेंट बनकर आती हैं, आशा को लेकर आते हैं कवि के लिए, है ना, क्योंकि उन्हीं दोनों चीजों से कवि का मन खुश होता है। बर्फ कहाँ थी? बर्फ उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर थी, और बर्फ को किसने झाड़ा? उसी कौवे ने झाड़ा। तो दोनों निगेटिव चीजें थी, दोनों ने पॉजिटिव चीज लाई कवि के लिए। दिस शिफ्ट हाईलाइट्स दैट आवर एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वी परसीव सिचुएशंस, और इस यहाँ से हाईलाइट करता है कि हम चीजों को कैसे लेते हैं। तो बर्फ जो गिरा, कवि के भीतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी थी, है ना, और जिसके कारण वो उस पॉजिटिविटी को कैच कर पाया। तो ये एक सरल अप्रत्याशित घटना थी, लेकिन इससे उसका मूड बदल जाता है। बर्फ की धूल जो है प्रकृति में एक क्षणिक शुद्ध पल का प्रतीक है। कौवा और हेमलॉक पहले नकारात्मक लगते हैं, लेकिन बाद में वे आशा के संवाहक बन जाते हैं, मतलब आशा को कैरी करने वाले बन जाते हैं। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि हमारा दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि हम स्थितियों को कैसे परसीव करते हैं।
अब इसमें इनहेरेंट लेसन्स की जो बात हो रही थी, है ना, क्वेश्चन में बोला था डस्ट ऑफ स्नो टू ब्रिंग आउट द इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसन। तो यहाँ से इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसन क्या क्या मिलता है, हमें पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट्स पता चलते हैं कि छोटे छोटे ट्रिवियल इवेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे तुच्छ घटनाएं जो होती हैं, वो कैसे हमारे माइंडसेट को बदल सकती हैं। नेचर में डुअलिटी है, द्वैतता है, मतलब अंधकार और प्रकाश साथ है। ये कितनी अच्छी बात है। प्रकृति में देखो अंधकार भी है और प्रकाश भी है, क्या दोनों जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ प्रकाश जरूरी है? बताओ आरुचि, क्या सिर्फ प्रकाश जरूरी है या अंधेरा भी जरूरी है? दोनों जरूरी है सर। अंधेरा क्यों जरूरी है? अंधेरा बहुत सर जैसे हाँ, इंजोरा जरूरी है, वैसे ही अंधेरा भी जरूरी है। तो अंधेरा क्यों जरूरी है? अंधेरा तुमको क्यों लगता है कि जैसे अंजोरा होना चाहिए वैसे अंधेरा भी होना चाहिए? अगर दिन ही रहे तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, तुमने कभी महसूस किया है? नींद के लिए सर, और फिर बॉडी हार्मोन्स के लिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम गई साइंस में चली गई है तो रियली प्राउड, अच्छा सोचा तुमने। और एक चीज और बच रही है, हाँ, नींद का बात देखो तुमने बहुत सही कहा। तुम रात में अगर जाग जाओ और दिन में कितना भी सो लो तो तुमको फ्रेश महसूस नहीं होता है ना? यस। क्योंकि रात में नेचुरल डार्क होता है। और कुछ बात और भी है बेटा, नेचर में हमारे अलावा और भी क्रिएचर्स हैं, है ना, जिनके लिए रात का अंधेरा जरूरी होता है। अगर हाँ, अगर तुम उजाला ही रख दो तो बहुत सारे क्रिएचर्स जो है ना वो सर्वाइव नहीं करेंगे। कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं वो रात के अंधेरे में शिकार भी करते हैं। अब तुम दिन का डे लाइट बना दो वहां पर तो वो शिकार कैसे करेगा, है ना? ये बहुत मैं मामूली सा एग्जांपल दे रहा हूँ। डेप्थ में जाने के बाद तुम गूगल पे सर्च कर सकती हो कि रात का अंधेरा क्यों जरूरी है, बहुत सी चीजें हैं। तो प्रकृति में द्वैतता है, प्रकृति में अंधेरा है तो प्रकाश भी है ना? और कभी कभी अब सांप एक मेढक को खा रहा होता है तो देखने में सांप बहुत बुरा जीव लगता है कि अरे ये तो मेढक को खा रहा है, लेकिन नहीं, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर साइकिल, ठीक है? हमारे लिए नॉनवेज खाना जरूरी नहीं है, ये हम लोग शौकिया खाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो उनका भोजन है। और अगर वो मेढक को नहीं खाएगा तो मेढक की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि मुसीबत हो जाएगी। तो सब कुछ है, बुराई जो तुमको दिख रही है वो दूसरी जगह पे अच्छाई है ना? तुम्हें जो बुरा लग रहा है देखने में वो दूसरी जगह पे अच्छा है, नेचर गलत नहीं कर रही है। तो प्रकृति में द्वैतता है, अच्छाई और बुराई, हालांकि वो सिर्फ दिखती है, बुराई होती नहीं है। अंधकार और प्रकाश साथ साथ होते हैं। दृष्टिकोण हमें यह चुनने में मदद करता है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करें, अंधेरे पर केंद्रित करें कि उजाले पर केंद्रित करें। रूपांतरित मानसिकता, हमारी बदली हुई मेंटेलिटी, हमारा बदला हुआ परसेप्शन, वक्त का बदलाव के प्रति खुलापन एक निराश दिन को एक आंशिक रूप से बचाए गए दिन में बदल देता है। अब सोचो कि ये कभी अगर बर्फ इसके ऊपर गिरी तो जरूर थी, लेकिन कभी ने अगर अपने मन को बदला नहीं होता, एकदम रिजिड होता, कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो क्या होता? नेचर का यह मैजिक भी उसके लिए काम नहीं कर पाता। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मानसिकता में रूपांतरण जरूरी है ना? एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जो हमें हिट कर रहे होते हैं उनके प्रति सेंसिटिव होना जरूरी है, तभी तो हम महसूस कर पाएंगे, तभी तो हम चेंज हो पाएंगे। तो यह देखो, इसी के कारण क्या होता है ना कि जो उसका पूरा दिन बर्बाद हुआ जा रहा था वो दिन इसका बच जाता है ना? फ्रॉस्ट टीचेज दैट लाइफ्स चैलेंजेस सिंबलाइज्ड बाय द क्रो एंड हेमलॉक। कौवा और हेमलॉक क्या है? जीवन की चुनौतियां हैं, है ना? ये सब डार्क रिप्रेजेंटेशन है। कौवा और हेमलॉक जो है जीवन की चुनौती है, हमारी परेशानियां हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, उन्हीं के नीचे बैठे हुए हैं, है ना, या उन्हीं के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हीं के अगल बगल बैठे हुए हैं, हमारे चारों तरफ परेशानियां हैं। लेकिन ये इनएविटेबल है बेटा, इनसे बचा नहीं जा सकता है, परेशानी से भागा नहीं जा सकता है। कहां तक भागोगे? अगर एक परेशानी से भागोगे कहीं दूसरी परेशानी मिलेगी, हो सकता है उससे भी बड़ी परेशानी मिल जाए, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके प्रति पॉजिटिवली रिएक्ट करना होता है, बट आवर रिएक्शंस डिफाइन देयर इम्पैक्ट। तो हमारा रिएक्शन जो होता है ना वो उनकी परेशानियों को डिफाइन करता है, उन परेशानियों के इम्पैक्ट को डिफाइन करता है कि वो हमारे ऊपर कितना असर डाल रही है। अब तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे कम मार्क्स आ गए और तुम्हारा फ्रेंड तो नहीं हो सकता है, जो तुम्हारा मजाक उड़ाए वो कभी भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी लग रहा हो कि तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। तो सपोज दैट कोई है जो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के ऊपर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो उससे झगड़ा कर ले या रोने लगे, है ना, या उदास हो जाए। दूसरा जो है वो कहेगा कि चलो भाई अच्छा है, तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए ना, ठीक है, तुम्हारे अच्छे मार्क्स से मुझे बहुत खुशी हुई, है ना, और मेरे बुरे मार्क्स से तुमको दुख है, इसके लिए शुक्रिया कि तुम मेरे लिए दुख प्रकट कर रहे हो, बाद बाकी मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा अपने आप को, ऐसी कोई बात नहीं है, या मुस्कुराकर वहां से वो निकल जाएगा। तो एक ही घटना जो है वो अलग अलग हम कैसे उस चीज को लेते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उसको, जो व्यक्ति हार गया, टूट गया, तो उस घटना का क्या असर हुआ, इम्पैक्ट उसको, उसके ऊपर, उसने उस घटना ने उसको रुला दिया। जो व्यक्ति बोल रहा, उस घटना ने उसको रुलाया नहीं रुलाया, बहुत मामूली सा असर हुआ उसके ऊपर, और उसने वो जजमेंट लिया कि नहीं मैं अगली बार से और अच्छा करूंगा। तो एक ही घटना असर डालती है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग डालती है। तो ये था तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और हैं जो कि हम लोग जल्दी जल्दी देख लें।
इमेजिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम अ डस्ट ऑफ स्नो मेट विथ लेंचो फ्रॉम अ लेटर टू गॉड एंड डिस्कस द वेरियस वेज नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स मूड। तुम लोगों में से किसी ने अ लेटर टू गॉड पढ़ा है क्या? यस सर। Yes, sir. कहानी हाँ। क्या है इसकी, शॉर्ट में बताओ। प्रत्युष, क्या होता है कहानी में? कैरेक्टर कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कहानी का? एक फार्मर है, फार्मर है ना कि बिजनेसमैन है? आरुषि, Farmer. फार्मर है। क्या होता है फार्मर के साथ? सर वो गॉड को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है गॉड को लेटर? नो सर, पहले वो इच्छा मांगता है कि बारिश हो जाए। अच्छा, बारिश होने के लिए लेटर लिखता है। उत्कर्ष? नो सर, उससे पहले। अच्छा अच्छा, पहले तो वो बारिश के लिए ये करता है। फाइनली होता क्या है उसके साथ जिसके कारण उसको लेटर लिखना पड़ता है गॉड को? जितना खेत में था सब खराब हो जाता है, नुकसान से बहुत होता है। उसको नुकसान बहुत होता है। हाँ, खेत- नुकसान बहुत होता है, फसल उसकी बर्बाद हो जाती है ना? तो वो गॉड Yes, को sir. प्रत्युष क्या लिखता है चिट्ठी में? पैसा। अच्छे के मुझे थी। प्रत्युष, पहले क्या बोल रहा था? पैसा ही है। बोल। सर वो गॉड को लेटर लिखता है पैसा मांगने के लिए। 100 नहीं, हाँ, 100 वो- पैसे। हाँ, अब आई, सही बोल रही हो। वो गॉड को लेटर लिखता है पैसे मांगने के लिए, है ना, कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है भगवान जी, आप जो है मुझे इतने पैसे भेज दो, है ना? 100 पैसे। और वो इतना निर्दोष इनोसेंट होता है कि वो भगवान को लेटर लिख डालता है, और वो लेटर जाता Yes, sir. है, वो लेटर जाता है पोस्टमैन के पास। Postman. और पोस्टमैन वहाँ जो होते हैं Postman. पहले तो उनको अजीब लगता है, लेकिन फिर वो लोग अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं। और भगवान के ऊपर किसी ने इतनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लेटर लिखा है, उस विश्वास को बचाए रखने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं उस फार्मर की। और जितना पैसा उसने मांगा था उसका एक पार्ट जो है ये लोग अपने डोनेशन से इकट्ठा करके उसको भेज देते हैं। 700 700। पैसा। 70 हाँ, 70 हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को अमाउंट भी याद है। तो वो जब फार्मर के पास जाता है तो क्या होता है, वो पैसा जब जाता है तो बोलता है कि पोस्टमैन मेरा पैसा रख लिया। सर वो बोलता है कि पोस्टमैन मेरा पैसा रख लिया है, 30 पैसे। है ना, तो पोस्टमैन ने पैसा मेरा खा गया, भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे थे, पोस्टमैन मेरा पैसा खा गया। तो ये कहानी है। अब क्या है ना कि मैं बता रहा, नहीं। हाँ पोस्टमैन उसके सामने रहता है तो वो हंसता है, तो हाँ, तो मतलब क्योंकि वो मुख रहता है। हाँ, तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ है इस स्टोरी में। और मैं बता रहा था कि आप लोग थोड़ा सा बिहार बोर्ड से क्वेश्चंस आपके अलग होते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस, एकदम जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चंस इस तरह का बहुत पूछा जाता है कि दो अलग अलग कहानियों के कैरेक्टर को मिला दिया जाता है। जैसे आजकल मूवीज भी ऐसी बहुत बन रही है कि अलग अलग मूवीज के हीरो एक मूवी में एक साथ आ जाते हैं। क्या प्रत्युष? अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसमें बहुत सारे हीरोज थे, वो अपनी अपनी मूवी के हीरो थे और वो एक साथ आ गए। मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये पोएम में भी आप लोगों का होगा, स्टोरी में भी होगा, क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे कि ये दोनों कैरेक्टर अगर एक साथ आ जाएं और उनके बीच किस तरह का कन्वर्सेशन होगा। तो अभी जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने में कि अब ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिलते हैं लेंचो से और उनको उसको समझाते हैं कि किस तरह से नेचर जो है ना वो पर्सन के मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब लेंचो को पैसा मिला नहीं, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, वो दुखी था। अब वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से मिला तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं देखो, नेचर गलत नहीं करती। तो लेंचो बोलता है, एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड समटाइम्स नेचर कैन बी क्रूएल। ये अजीब बात है, मैं किसान हूँ, मेरा जीवन का जो मेरा खर्चा चलता है वो नेचर से ही चलता है, और कभी कभी नेचर बड़ी क्रूर हो जाती है। जस्ट लाइक दैट हेल स्टॉर्म, उसी ओले के तूफान की तरह, दैट डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप्स, जिसने मेरे फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इट फेल्ट लाइक गॉड हिमसेल्फ वाज टेस्टिंग माई फेथ। और मुझे ऐसा लगा कि भगवान खुद मेरे विश्वास को, मेरे फेथ को परख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि गॉड के ऊपर मेरा विश्वास, मतलब मुझे टूटता हुआ जैसा महसूस हुआ, लगा मतलब कि भगवान हमको देख रहे हैं ना कि इतना बुरा मैं अगर इसके साथ करता हूं तो ये मुझे मानता है कि नहीं मानता है। ऐसा इसको लगा लेंचो को। इसका क्या मतलब, इस तरह की बात करने का मतलब कि वो वाकई में बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने भगवान को ऐसा नहीं है कि नहीं मानना छोड़ दिया, अगर मानना छोड़ देता तो फिर चिट्ठी क्यों लिखता। लेकिन उसको लगा कि इतना दुख हमको भगवान क्यों दिए, वो देखना चाहते हैं कि हम बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं। तो लेंचो ने कहा कि किसान के रूप में मेरी आजीविका प्रकृति पर निर्भर करती है, कभी कभी प्रकृति निर्दयी भी हो सकती है, जैसे ये ओलावृष्टि जिसने मेरी फसलें बर्बाद कर दी। ऐसा लगा मानो खुद भगवान मेरी आस्था की परीक्षा ले रहे हो। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको समझाते हैं, आई अंडरस्टैंड लेंचो, नेचर कैन बी बोथ अ फ्रेंड एंड फो। तो नेचर जो है कभी कभी मित्र भी हो सकती है और शत्रु भी हो सकती है ना। टेक फॉर इंस्टांस द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखो तुम्हारे साथ नेचर से
कुछ गलत हो गया, तुमको लग रहा है कि नेचर ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, लेकिन नहीं, नेचर हमेशा गलत नहीं करती है ना। अब जैसे देखो मेरे साथ क्या हुआ, अब वो जो डस्ट ऑफ स्नो था जो मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से गिरा, इट सीम्स सो इग्निफिकेंट। अब ये क्या है, बिल्कुल ही महत्वहीन है, तुमको भी लगेगा कि महत्वहीन ही है, बट इट क्या हो रहा है, बट इट ऊपर क्यों चला जा रहा है, बट इट चेंज्ड माई इंटायर मूड, लेकिन इसने मेरे पूरे मूड को बदल दिया। इट रिमाइंड्स मी दैट इवन इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ चैलेंजेस नेचर कैन ऑफर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी एंड सोलेस। ये मुझे याद दिलाता है लेंचो कि चाहे जितनी परेशानियों के बीच में हम लोग घिरे हुए हों, चुनौती के बीच में घिरे हुए हों, नेचर हमें अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी और सोलेस जो है वो दे सकता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने समझाया, देखो किसी दुखी आदमी को जब समझाना हो ना, तो एकदम उसको बोलो कि नहीं नहीं ये बुरा नहीं हुआ है, तो वो सुनेगा क्या तुम्हारी बात? नहीं सुनेगा। तो थोड़ा सा उसके रंग में रंगना पड़ता है समझाने के लिए। तो अगर ये भी समझाना हो कि नहीं हेल स्टॉर्म बुरा नहीं है, एकदम तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, तो वो उखड़ जाएगा और हो सकता है तुमको 2-4 गाली भी दे दे वो, एक तो मेरा बुरा हो गया और ये हमको उपदेश देने के लिए आया है कि नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, नेचर कभी बुरा नहीं करती है। तो हमें थोड़ा सा उसके रंग में रंगना पड़ता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसलिए कहा कि मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ लेंचो, प्रकृति कभी सखा बन जाती है और कभी कभी ये हमारे प्रतिकूल भी हो जाती है, जैसे ओला पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है ना। लेकिन अच्छा भी होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हेमलॉक वृक्ष से गिरी बर्फ की धूल को ही लो, वो दिखने में तो तुच्छ प्रतीत होती है, पर उस दिन उसने क्या किया, मेरे संपूर्ण मनोभाव को परिवर्तित कर दिया। उसने मुझे यह स्मरण कराया कि जीवन के संघर्षों के बीच भी प्रकृति अनायास सौंदर्य और सांत्वना के पल प्रदान कर सकती है ना। तो लेंचो को थोड़ा सा अब समझ में आया, अच्छा एग्जाम्पल मिला इसको कि नहीं। और दोस्त से बातचीत करके, जैसे तुम तमाम निगेटिविटी के बीच में हो किसी बात को लेकर, है ना, तुम्हारे किसी आदमी को लेकर तुम्हारे मन में बहुत गलत भावना बन जाए, लेकिन तुम्हारे 2-4 दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, देखो वो अच्छा भी काम किया है ना, वो ये सब किया है, वो गरीबों की मदद करता है, तुम्हारे साथ तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो अच्छा आदमी है, तो समझाने पे वो समझ जाता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत चतुराई से समझाया। पहले तो ये कहा कि हाँ तुम्हारे साथ थोड़ा बुरा तो हो गया है, लेकिन फिर उन्होंने ये भी समझाया कि नहीं देखो मेरे साथ कितना अच्छा हुआ, नेचर ने मुझे इतना, मैं दुखी था वहां से निकल गया। तो लेंचो को अब थोड़ा सा ये कन्विंसिंग लगा। Indeed, Mr. Frost, your poem reminds me that nature's smallest gestures can have a profound impact on our lives. Perhaps God's response to my letter was not just about the money, but a reminder of His presence in the world around me. तो लेंचो ने कहा कि निस्संदेह श्रीमान फ्रॉस्ट, आपकी कविता मुझे यह सिखाती है कि प्रकृति की सूक्ष्मतम क्रियाएं, छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकती हैं। शायद मेरी चिट्ठी के प्रत्युत्तर में ईश्वर ने केवल धन नहीं भेजा था, बल्कि अपने दिव्य सानिध्य का संकेत भी दिया था। लेंचो ने कहा कि चलो मेरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन ईश्वर ने जो पैसे भेजे वो क्या बताते हैं, वो आप सही बोल रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, वो धन नहीं था, प्रकृति के रूप में ईश्वर हमारे साथ हैं। ईश्वर का वो हमारे ऊपर वो बताता है कि नहीं ईश्वर हमारा दुख देख रहे हैं, हमारा सुख देख रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ हमेशा हैं और हमारी हर परेशानी को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए धन जो है वो भेज दिया। ठीक है, तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखे कि भाई मामला अब रास्ते पे आ रहा है, गाड़ी रास्ते में आ रही है, अब ट्रैक पे आ रही है गाड़ी। तो इन्होंने फिर कहा कि यस, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ स्पीकिंग टू अस ऑफन व्हेन वी लिस्ट एक्सपेक्ट। तो इन्होंने कहा कि हाँ प्रकृति अपने निराले ढंग से हमसे संवाद करती है, अक्सर तब जब हम इसकी सबसे कम अपेक्षा करते हैं, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये था रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लेंचो के बीच का बातचीत। इस तरह से हो सकता है आपकी कहानी के किसी और कैरेक्टर में जो बहुत दुखी रहा हो, देखिएगा अगर किसी कहानी का कोई और कैरेक्टर आपकी बुक में कोई और कैरेक्टर है जो बहुत सैड रहा है या उसके साथ कुछ इस तरह का होता है, तो वहाँ उसको भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक ना। इसके लिए सीबीएसई के विद्यार्थी को पढ़ना खोजता है कि उसने सारे पोएम, सारी स्टोरीज जो है वो अच्छे से पढ़ी हुई हो और हर एक कैरेक्टर को उसने समझा है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इमेजिन दैट फ्रॉस्ट इज ऑफ प्रेजेंट डे एंड हैज बीन इनवाइटेड टू राइट फॉर एन ई मैगजीन टीन टॉक। ये शॉर्ट फॉर्म है ई मैगजीन का, ठीक है। ही चूजेस टू ड्रॉ अपॉन हिज एक्सपीरियंस विद द क्रो एंड द डस्टिंग ऑफ स्नो टू शेयर हिज थॉट्स ऑन एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। प्रत्येक बादल के बीच एक बिजली छिपी हुई होती है ना। मतलब क्या, अंधेरा काला बादल अगर है तो उसके बीच रोशनी भी है, बिजली उसके भीतर छिपी हुई रहती है। ये बताता है निगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को, है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आज वर्तमान है और एक मैगजीन के लिए उसका टाइटल है टीन टॉक, मतलब जहां पर कि युवा लोग जो है बातचीत करते हैं, मतलब वो पूरा कॉलम जो है पेपर में वो किसका कॉलम है, यंग जनरेशन के लिए। तो वहां पर उनको कुछ लिखना है, वहां अपना एक्सपीरियंस उनको लिखना है क्रो और डस्टिंग ऑफ स्नो के बारे में, ये बताने के लिए कि हर एक निगेटिविटी में पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है। तो एज फ्रॉस्ट एक्सप्रेस योर थॉट्स फॉर द ई मैगजीन, तो फ्रॉस्ट बनकर जो है अपने थॉट्स लिखो मैगजीन के लिए। तो हम लोग फ्रॉस्ट बन जाते हैं और फाइंडिंग सिल्वर लाइनिंग्स उसका टाइटल हम लोग लिखते हैं, है ना। चांदी की परतें, है ना, चांदी की परतें पाना या सिर्फ चांदी की परतें भी लिख सकते हो। वो बर्फ जो है वो बहुत कीमती हो गई थी ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, चांदी की तरह, इसलिए उन्होंने इसका टाइटल दिया फाइंडिंग सिल्वर लाइनिंग्स, अ नोट टू यंग ड्रीमर्स। युवा
ख्वाब देखने वाले, सपन देखने वाले लोगों के लिए चांदी की परतें खोजना, है ना, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फॉर टीन टॉक। टीन टॉक के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया आलेख, है ना। तो यहाँ पर अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे युवाओं से, बताएंगे ये। देयर वाज अ डे नॉट टू लॉन्ग अगो, एक दिन था जो कि बहुत पहले नहीं हुआ है, ये हाल फिलहाल की घटना है। व्हेन द वर्ल्ड सीम्ड क्लॉक्ड इन ग्रे फॉर मी, ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जो है ना वो उलझ कर रह गई है। ग्रे मतलब निगेटिव सेंस में, मेरे लिए पूरा बर्बाद हो गई दुनिया, है ना, सिमट गई, उलझ गई। डिसअपॉइंटमेंट वेटेड हैवी, निराशा ने इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं दबा जा रहा था। एंड होप फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट स्टार, और आशा जो थी, अच्छा ये बताओ प्रत्युष इसका क्या मतलब हुआ? एंड होप फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट स्टार, नहीं है। प्रत्युष, प्रत्युष नहीं है क्या? क्या हो गया? खैर चलो, तो आरुषि क्या मतलब हुआ इसका? होप फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट स्टार। डिस्टेंट स्टार मतलब दूर रहने वाला स्टार, है ना, दूर, बहुत दूर होने वाला स्टार, ठीक है। तो आशा, बहुत दूर तारा जो दिखता है ना, वह उस तरह की आशा हो गई, और निराशा का पूरा वेट जो है वो हमारे ऊपर पड़ गया। इट वॉज ऑन दैट वेरी डे एज आई वॉक्ड बीनेथ अ स्नो लेडन हेमलॉक ट्री, और उसी दिन मैं दबा हुआ, निराशा से दबा हुआ कहां से गुजर रहा था? एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरा। दैट अ क्रॉ डार्क अनएक्सपेक्टेड, एक कौवा जो कि बिल्कुल काला था, अनएक्सपेक्टेड था, मैं जान भी नहीं रहा था कि कौवा बैठा हुआ है। इवन ओमिनस, और बुरा भी लग रहा था, है ना, खराब संजोग वाला लग रहा था, अपशकुन वाला। सुक लूज अ स्मॉल फ्लडी ऑफ स्नो ऑनटू माय शोल्डर्स, तो उसने हिलाया, डाली को हिलाया, और मेरे ऊपर जो है बर्फ का एक फ्लडी जो है वो गिरा दिया, है ना। तो बौछार जो है मेरे ऊपर जो है कौवे ने गिरा दिया। तो इट वॉज सिंपल ऑलमोस्ट लाफेबल मोमेंट, अब ये बहुत ही सिंपल मोमेंट था, और हंस भी सकते थे उस पर, है ना, कि कौवा उड़ा, बर्फ गिर गई। बट स्ट्रेंजली इट जॉल्टेड मी आउट ऑफ माई ग्लूम, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये हंसी वाली बात नहीं रही, इसने मुझे पूरे अपने दुख से ही बाहर निकाल दिया। दैट टाइनी डस्टिंग ऑफ स्नो सो प्योर एंड फ्लीटिंग, वो इतना शुद्ध था बर्फ, है ना, और इतना छोटा सा घटना था कि रिमाइंडेड मी दैट ब्यूटी ऑफन कम्स फ्रॉम द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस, और ये मुझे याद दिलाया कि ब्यूटी जो है ना वो मोस्ट अनलाइकली, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, वहां से मिल सकती है। और सो डज होप, और इस तरह से उम्मीद जो है वो जगा सकती है। यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा दोस्तों, लाइफ विल ऑफर यू डेज व्हेन द स्काई फील्स क्लाउडेड, जिंदगी तुम्हें वो दिन दिखाएगी जब आसमान बादलों से ढका हुआ होगा। व्हेन ट्रबल्स सीम एंडलेस, और जब तुम्हारी मुश्किलें एंडलेस हो जाएंगी, लगेगा कि इन मुश्किलों का कोई अंत नहीं है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। बट ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर विश्वास करो, एवरी क्लाउड इवन द डार्केस्ट वन, प्रत्येक बादल जो कि बहुत ही काला है, कैरीज अ सिल्वर लाइनिंग विद इन इट, उसके भीतर भी एक सिल्वर लाइन होता है, मतलब उसके भीतर भी बिजली चमकती है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन अ काइंड वर्ड, और ये बिजली कभी कभी एक दयालु शब्द के रूप में होती है, कभी एक हंसी होती है ना, कभी एक मौका होता है, और कभी एक कौवा होता है जो तुम्हारे ऊपर बर्फ गिरा दे। कोई अनएम्प्लॉयड आदमी जगह जगह डिग्री लेके घूम रहा है, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा है ना, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी उम्र 27 वर्ष हो रही है, नौकरी की उम्र खत्म हो रही है, कैसा महसूस होगा उसको? लगेगा कि मेरा लाइफ ही फिनिश हो गया। फिर एकाएक क्या होता है कि वो एक इंटरव्यू देने जाता है, और वहां बहुत ही अच्छे से उसको लिया जाता है, इंटरव्यूअर्स बहुत अच्छे उससे खुश होते हैं और उसको रिक्रूट कर लेते हैं, तो उसके पीछे का सारा जो है उसका खत्म हो जाता है। तो तमाम तरह की निराशा के बीच कब वो बिजली चमक जाएगी आशा की, ये कोई नहीं जानता है ना। वो बिजली एक अच्छा शब्द हो सकती है, कोई अगर तुमको पॉजिटिवली कुछ तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के तुमको प्यार से 2 शब्द बोल दे, तुम्हारे साथ मुस्कुरा दे, हंस ले, तुमको कोई मौका दे दे, जैसे उस बेरोजगार आदमी को नौकरी मिल गई, और या तो एक कौवा भी जो एकाएक तुम्हारे ऊपर बर्फ गिरा दे। तो डू नॉट फियर द डार्क मोमेंट्स, बुरे अंधेरे मोमेंट से, है ना, दुख के मोमेंट से घबराओ मत, डरो मत। दे ऑफन कैरी द सीड्स ऑफ योर ब्राइटेस्ट मॉर्निंग, इन्हीं दुखों में तुम्हारे सबसे उजले, सबसे रोशनी वाली सुबहों के बीज छुपे हुए हो सकते हैं, है ना, मतलब इन्हीं निराशाओं से तुमको सबसे बड़ी आशा मिलेगी। यही मोमेंट्स होंगे जो तुमको यहाँ से उठाएंगे भी। स्टे ओपन, अपना दिल खुला रखो, एंड स्टे होपफुल, और हमेशा उम्मीद का दामन पकड़ के रखो, है ना, कभी भी उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है। और लास्ट में राइटर अपना नाम लिखता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने युवाओं के लिए एक कॉलम जो है एक मैगजीन में इन्होंने लिखा, जिसका कॉलम का नाम था टीन टॉक। यहाँ पे राइटर्स को इन्वाइट किया जाता है, और वहाँ पर वो अपना विचार जो है शेयर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं युवाओं को। ये थीम था जहाँ पर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी घटना का जिक्र किया। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, है ना। तो हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के लिए, इस चैप्टर के लिए इतना टॉपिक जो है वो इनफ है, तुमको इतना कुछ दे देगा कि अब अगर इससे कोई और भी क्वेश्चन आता है तो तुम लोग उसको लिख पाओगे, है ना। और मेरे साथ चलते चलते ये साल जब खत्म होगा तो तुम्हें वो एबिलिटी आ जाएगी कि तुम, अब ये तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो तुम लिख लोगे, है ना। और कोशिश जरूर करनी है, अब लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स क्या मिलेगा। इसलिए अगर हम सही स्ट्रक्चर नहीं भी लिख पाए, सही सेंटेंस नहीं भी लिख पाए, तो क्वेश्चन को हमको क्वेश्चन जनरली छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी आए उसका आंसर जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है एग्जाम में। लिखोगे तब ना कुछ नंबर मिलेगा, छोड़ना नहीं, और छूटेगा ही नहीं। अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।